नमस्कार, कृषि समाचार में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, मैं हूं शिल्पी सिन्हा। आइए डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। ठंड के मौसम में मुर्गी पालन को बढ़ाने के लिए अपनाए उन्नत तकनीक और ड्रिप सिंचाई पद्धति से 40 से 80% तक पानी की होती है बचत। किसान भाइयों, ठंड के मौसम में मुर्गी पालन करने के लिए 400 मुर्गियों पर 200 वाट का बल्ब लगाना चाहिए ताकि मुर्गियों को पर्याप्त गर्मी मिलती रहे। फसल के साथ साथ यदि आप कोई छोटा मोटा उद्यम जैसे कि मुर्गी पालन, बत्तख पालन या बकरी पालन कर लें तो इससे जो है कम जमीन में काफ़ी ज़्यादा आपको सालाना रिटर्न मिलता है। एक हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं मुर्गी पालन का। एक मुर्गी पालन का झोपड़ी है जिसमें कि बिल्कुल लोकल मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी कॉस्ट करीब 15 से 20 हज़ार रुपये बनाने में लगता है। इसमें इस झोपड़ी में ये खास बात ये ध्यान रखनी होती है कि इसके अंदर तार की महीन जाली डालनी होती है, अन्यथा अगर आप जाली नहीं डालेंगे तो चूहे, नेवला इत्यादि जानवर जो है इस पर अटैक कर देंगे और आपको अच्छे खासे नुकसान हो सकती है। इसलिए इस तरह की झोपड़ी में को बनाने के लिए आपको तार की जाली अति आवश्यक है। सिंचाई पद्धति एक ऐसी पद्धति है जिसमें प्लास्टिक के पाइप द्वारा पौधों के तने के चारों ओर भूमि पर या जड़ विकास क्षेत्र में टोटियों की सहायता से बूंद बूंद कर पानी दिया जाता है, जिससे पानी की प्रत्येक बूंद पौधों के उपयोग में आ जाता है। ड्रिप सिंचाई से 40 से 80% तक पानी की बचत होती है तथा पानी इस्तेमाल करने की क्षमता 90 से 95% तक बढ़ जाती है। इस पद्धति में पानी के लिए प्लास्टिक का टैंक बना होता है, जिससे प्लास्टिक का मोटा मुख्य पाइप जुड़ा होता है। इसमें पानी खींचने की मोटर लगी होती है जो पानी को ड्रिप लाइन में दबाव से पहुंचाती है। इस पद्धति से उर्वरकों की उपयोगिता क्षमता बढ़ जाती है तथा इससे फसलों की गुणवत्ता अच्छी होती है। टमाटर की अच्छी पैदावार के लिए उन्नत प्रभेद अपनाना बेहद ज़रूरी है। टमाटर के उन्नत प्रभेद हैं काशी अनुपम, पंजाब बरखा बहार 1, पंजाब बरखा बहार 2, अर्का विकास, पूसा गौरव, लाबोनीता, मार्गलोक, पंजाब छुहारा, पंजाब केसरी, हिसार अरुण, NDT 4, NDT 11, स्वीट 72 एवं पंत बहार। दर्शकों, अब आपको लिए चलते हैं मंडी की ओर, जहां मंडी भाव में आए उछाल और गिरावट के बारे में आपको विस्तृत जानकारी देंगे। हरी वजन छेमी 40 रुपये किलो बिक रहा है और बड़ा वाला छेमी 40 रुपये किलो बिक रहा है। और अब पेश है मौसम संबंधित जानकारी। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के मुताबिक पटना और उसके आसपास के इलाके में मौसम मुख्यतः साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। दर्शकों, अभी आपने खेती के नई तकनीकों, मंडी भाव और मौसम के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल की। अब हम आपको कृषि दर्शन के अगले सेगमेंट की ओर लिए चलते हैं, जहां हमारे कृषि विशेषज्ञ कृषि आधारित तमाम जानकारियां आपको देंगे। मुखिया जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम पटेसर काका, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक? हाल चाल तो एकदम ठीक बा मुखिया जी। रउए यहाँ जात रही आ देखी रउआ इजे भेटा गई। बटेसर काका, आज क्या बात है? आज कुछ जरूर लगा है हाथ, बहुत खुश नजर आ रहे हैं, क्या बात है? हाँ मुखिया जी, खुशी वाला तो बात बदले बा। जानत नी, हम गए रहनी है सोनपुर मेला। अच्छा। आ वजह से 4 गो नीमन गाय खरीद के ले आई है, ले आके बथान पर बांध देनी। वाह बटेसर काका, वाह, बधाई हो आपको, बधाई हो। ना मुखिया जी ना, खाली बधाई से काम ना चली। हाँ, तो कैसे काम चले? करे का बा, अरे वह हमरा के ई बता दी कि गैयन के कैसे पालन पोषण कइल जाओ, कैसे ओकनी के देखभाल कइल जाओ, जेमे ज्यादा से ज्यादा दूध के हम उत्पादन करी और ओकरा के जाके बाजार में बेचें।
बटेसर काका, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपके साथ साथ हम बाकी सब किसान भाई को भी कहेंगे कि ये पशुपालन करते हैं आप यदि, तो इस विषय में पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए, है कि नहीं? भाई तो जानकारी कैसे हुई मुखिया जी? पशुओं का देख रेख हम कैसे करेंगे, उसका प्रबंधन कैसे करेंगे, रोग व्याधि से उसको कैसे बचाएंगे, तब न दूध का उत्पादन बेहतर होगा और तब आपको आर्थिक आमदनी भी होगी। तब तो बटेसर काका ऐसा करते हैं कि हम चलते हैं और वैज्ञानिक से मिलवाते हैं और आपको एकदम सारी जानकारी हम विस्तार से दिलवा देते हैं। तो अभी चलो जाओ मुखिया जी। हाँ, अब भी बटेसर काका एक कहावत सुने हैं कि नहीं? क्या मुखिया काल जी? करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। इससे बटेसर काका देर करने का जरूरत नहीं है, बस अभी चलिए हमारे साथ और हम लोग विशेष जानकारी लेते हैं। ना तो चलो जाओ, चलिए चलिए मुखिया जी। डॉक्टर साहब प्रणाम। नमस्कार मुखिया जी। प्रणाम नमस्कार, डॉक्टर साहब। प्रणाम। काका, देखिए यही डॉक्टर साहब हैं जी। हम परिचय आपको करा दें। ये डॉक्टर शंकर दयाल हैं, वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान जी जी परिषद जी में। जी। नमस्कार। डॉक्टर साहब, ये हमारे बटेसर काका हैं, सोनपुर मेला से चार गाय खरीद। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। और लेकिन ये जानना चाहते हैं कि उसका दूध का उत्पादन बेहतर हो, इसके लिए कौन कौन से तरीका अपनाएं, कौन कौन सा आयाम अपनाएं कि बेहतर दूध का उत्पादन। पशुओं में दूध उत्पादन के 3 प्रमुख आयाम होते हैं। सबसे पहला इम्पोर्टेंट बात है कि सही पशु और उसके नस्लों का चयन। दूसरी प्रमुख बात है उपयुक्त खान पान एवं पोषण। और तीसरी उपयुक्त बात है नियमित स्वास्थ्य परीक्षण। तो सबसे पहले हम आपको बतलाते हैं कि किस तरह के पशु के नस्ल का चयन करना चाहिए पशुपालन में अधिक दूध उत्पादन के लिए। तो इसके लिए हम किस तरह की नस्ल की पशु को पालें, ये उस जगह के सामाजिक एवं आर्थिक परिवेश पे निर्भर करता है। और साथ ही साथ वहाँ पे हरा चारा का उत्पादन कितना है, वहाँ हरे चारे के उत्पादन की कमी तो नहीं है, इस पर भी निर्भर करता है। अगर हरा चारा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो तो ऐसी जगहों पे, खासकर हमारे बिहार के शहरी और शहर से सटे हुए एरिया में, वहाँ पे आप जो है HF और जर्सी के संकर नस्लों का पालन कर सकते हैं। हमारे बिहार के सामाजिक और आर्थिक परिवेश में जहां हरा चारा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, वहां पे HF और जर्सी संकर नस्ल का पालन किया जा सकता है। जहां पे हरा चारा की उपलब्धता की कमी है, वहां पे हम देसी प्रजाति की गायों में जैसे साहिवाल, रेड सिंधी, थारपारकर, उसका पालन पोषण कर सकते हैं। भैंस की नस्ल में हमारे बिहार की जलवायु के लिए सबसे अच्छा नस्ल जो है मुर्रा माना गया है। साथ में यह ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप पशु खरीदने के लिए जाएं तो वहाँ कम से कम उसको 3 बार दूध दूह के उसका जांच जरूर कर लें। इससे क्या होता है कि पहली बार में जो है थन जो है कंप्लीट पूरी तरह से खाली हो जाता है, तो नेक्स्ट 2 बार जब आप दूध दूहेंगे तो आपको उस जानवर का कितना दूध दे रहा है एक्चुअल रूप से पता चलेगा। इसलिए कम से कम जानवर को खरीदने से पहले 3 बार जरूर दूह लें। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आप संकर नस्ल की गाय को पाल रहे हैं तो ये ध्यान रखना चाहिए कि विदेशी प्रजाति का उसमें प्रतिशत 62.5% से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर इससे अधिक होता है तो अंतर प्रजनन के कारण आपके गाय का परफॉर्मेंस, दूध उत्पादन बढ़ने की बजाय घट जाएगा और उसमें कई तरह की बीमारियां भी उत्पन्न हो सकती है। जैसा कि आप कई बार जो हमारे मनुष्य की कम्युनिटी में भी जहाँ देखेंगे, जहाँ क्लोज मैरिजेस होते हैं, क्लोज रिलेशन में मैरिज होते हैं, वह उसमें आप पाएंगे कि उसमें जो है बीमारियां, वैसे पॉपुलेशन में बीमारियां ज़्यादा होती है। सेम चीज़ जानवरों पे भी लागू होता है। तो अतः 62.5% से कभी भी ज़्यादा संकर विदेशी प्रजाति की गाय का परसेंटेज नहीं होना चाहिए। इसे करने के लिए हमें जो अक्सर किसान
भाई गलती करते हैं कि हर एक साइकिल में गाय को एचएफ से ही क्रॉस करवाते हैं, एचएफ या जर्सी नस्ल के सांड के सीमेन से ही क्रॉस करवाते हैं। इससे क्या होता है कि विदेशी नस्ल का प्रतिशत बढ़ता चला जाता है और एक लेवल से जाने के बाद हम लोग ये किसान भाई ये आशा करते हैं कि दूध का उत्पादन बढ़ेगा, अब बढ़ने की बजाय वो घट ही जाता है। तो इससे बचने के लिए आप ये कर सकते हैं कि एक बार जो है आप विदेशी नस्ल जैसे जर्सी या एचएफ से क्रॉस करवाएं, संकर करवाएं। दूसरे साइकिल में आप साहिवाल या रेड सिंधी या थरपारकर के सीमेन से आप एआई करवा लें। किसान भाइयों, इस विषय पर हम अभी और बातचीत करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहां सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों के श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक। श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने कदम बढ़ाया, हम सब ने मिलकर जब ये अभियान चलाया। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। क्या करूं? हाँ मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ अच्छा मैं जा रहा हूँ। अच्छा जी 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 हाँ ठीक है। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई, कृषि संबंधित समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ठीक बा, गाय तो हम खरीद लेनी, किसान भाई लोग खरीद ले होंगे गाय मवेशी, तो कैसे गायन के खाना खिलावल जाओ, का कौन चीज खिलावल जाओ जेकरा से ज्यादा दूध के उत्पादन हो सके, आज तनी मुनाफा ज्यादा होके। उचित खान पान, दूध के उत्पादन के लिए पशुओं का उचित खान पान बहुत ही जरूरी है। अधिक दूध उत्पादन के लिए पशुओं के खान पान को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला निर्वाह राशन, जिसके लिए जो जानवर दूध नहीं दे रहा है लेकिन उसको उसके निर्वाह के लिए जरूरी है कितना खाना पाना देना चाहिए, जितना खाना पाना देना चाहिए उसे हम निर्वाह राशन कहते हैं। जनरली मोटा मोटी तौर पे एक एडल्ट जानवर गाय या भैंस को 15 से 16 किलो हरा चारा और 4 से 5 किलो भूसा देना चाहिए। ये उसका निर्वाह राशन में आता है। दूसरा है उत्पादन राशन। उत्पादन, अगर जानवर आपका दूध दे रहा है तो उसको कितना खिलाना चाहिए। ये जो निर्वाह राशन के ऊपर मतलब 15 किलो 16 किलो हरा चारा और 4-5 किलो भूसा, उसके अलावा प्रत्येक 1 लीटर दूध, प्रत्येक 2.5 लीटर के उत्पादन पे, दूध के उत्पादन पे 1 किलो दाना गाय में, और प्रत्येक 3 लीटर के दूध के उत्पादन, उल्टा हो गया, रिपीट कर सकते हैं। दूसरा है उत्पादन राशन। इसमें क्या है कि प्रत्येक गाय में प्रत्येक 3 किलो दूध के उत्पादन पे 1 किलो दाना, और भैंस में प्रत्येक 2.5 किलो दूध के उत्पादन पे 1 किलो दाना देना चाहिए। ये इसका, अगर आपकी गाय या भैंस 15 किलो से अधिक दूध दे रही है तो उनको जो है इसके ऊपर कम से कम 20% एक्स्ट्रा दाना देना चाहिए, क्योंकि जो गाय या भैंस अधिक 15 किलो से अधिक दूध देती है उनमें उनका मेटाबॉलिज्म अधिक होता है, उससे उनको अधिक खान पान की आवश्यकता होती है। इसके अलावा उनको खनिज लवण
और विटामिन का सप्लीमेंट भी देना चाहिए। और साथ ही साथ अगर आप खनिज लवण नहीं दे पा रहे हैं तो एटलीस्ट आप जो है हर एक गाय या भैंस को एक दिन में कम से कम 60 से 70 ग्राम नमक उस जानवर को जरूर खाने के लिए दें। 60 से 70 ग्राम। हाँ, 60 से 70 ग्राम नमक उनको आप अवश्य खाने के लिए दें। इससे उनका क्या होगा, मिनरल की जो सोडियम की आवश्यकता है उनके बॉडी की, उनको शरीर की ये आवश्यकता नमक खाने से पूर्ति होगी। डॉक्टर साहब एक और जरूरी बात बटेसर काका मुखिया जी, ये बात तो पूछबे नहीं किए कि बछड़वन सबके देखभाल आदमी कैसे करेगा। खाली तो गईये के देखभाल होगा, बछड़वन के तो जरूरी है ना। तो नवजात जो बछड़ा है हमारे गाय के साथ उसका देखभाल हमारे बटेसर काका कैसे करेंगे ये बता दीजिए। हाँ, सबसे पहले जब बच्चा के जन्म लेने के बाद उसके नाक और मुंह से जो जन्म के समय जो झिल्ली रहती है उसको पशुपालक भाइयों को हाथ से साफ कर देना चाहिए। इससे फायदा ये होता है कि बच्चों को श्वास लेने में जो दिक्कत होती है वो दूर हो जाती है। दूसरी बात यह है कि अगर माँ बच्चे को चाटे तो उसे चाटने देना चाहिए। इससे क्या होता है कि बच्चों में जो रक्त संचारण की क्रिया होती है वो सामान्य होती है। अगर गाय भैंस नहीं चाटे तो उस पर क्या कर नमक का बछड़े के ऊपर नमक का छिड़काव कर देना चाहिए कि जिससे कारण जो है जो उसकी माँ है वो उस बच्चे को चाटे। दूसरी बात जो है उसके समय जन्म लेने के समय बछड़े का खुर पीला होता है तो उनके खुरों को हाथ या कपड़े से साफ कर देना चाहिए ताकि वो आसानी से खड़े हो सके। जन्म के बाद माँ से गाढ़ा पीला दूध निकलता है जिसे हम खीस या फेनुस कहते हैं। आम तौर पे किसान भाइयों में पशुपालक भाइयों में यह भ्रांति रहती है कि वो बछड़े के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है और वो बछड़े को नहीं पिलाते और उसे फेंक देते हैं। यह एक बहुत ही गलत भ्रांति है। उस गाढ़े पीले दूध में जिसे हम खीस या फेनुस कहते हैं इसमें रोग प्रतिरोधात्मक तत्व होते हैं जो बीमारियों से लड़ने में बछड़ों की मदद करते हैं। तो वो उस गाढ़े पीले दूध को बच्चे के जन्म के 2 घंटे के अंदर जरूर पिलाना चाहिए। साथ ही साथ यह दस्तावेज भी होता है जो बच्चे के पेट की सफाई करता है। अगर कभी कभी ये होता है कि कभी कभी कोई बच्चे के जन्म लेने के बाद कभी कभी कोई गाय या भैंस जो है वो दूध नहीं देती है, उससे कोलेस्ट्रॉल नहीं निकलता है, तो इसके लिए 2 अंडे को फोड़कर उसको आधा लीटर अंडी के तेल में मिला करके बच्चे को पिलाना चाहिए जिससे कि उसका पेट साफ हो जाता है। और बच्चे को उसके भार के 1/10वें भाग के बराबर दूध या कोलेस्ट्रॉल पिलाना चाहिए। साथ ही साथ जब बछड़ा आपका 15 दिन से बड़ा हो जाए तो उसको जितना वह खाए मुलायम हरी घास जो है वो उसको आप खाने के लिए दे सकते हैं। और साथ ही ये रखना चाहिए कि जब बछड़े का जन्म हो उसके बाद जो है उसका जो कॉर्ड होता है आप उसको थोड़ा ऊपर से काटें और उसमें बीटाडीन या कोई भी जो एंटीसेप्टिक ये आता है उसको लगा दें और उसे सूखने के लिए छोड़ दें और उस पर मक्खियाँ न बैठ ताकि उसमें संक्रमण ना हो। किसान भाइयों, इस विषय पर हम अभी और बातचीत करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहां सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों की श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक, श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने कदम बढ़ाया, हम सब ने मिलकर जब ये अभियान चलाया। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ ठीक है। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर,
विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई, कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। तो आज खातिर इतना ही, फिर अगला कार्यक्रम में हम लोग कुछ विशेष जानकारी तब तक खाते चले के राम राम राम। फलों व सब्जियों की सतह से हानिकारक रसायनों के अवशेष दूर करने के उपाय। फलों व सब्जियों को मुलायम ब्रश से 5 से 10 सेकंड तक रगड़कर अच्छी तरह साफ पानी से धोएं, तभी खाएं। फलों व सब्जियों को धोने के लिए गुनगुने पानी का प्रयोग करें। पत्तेदार सब्जियों की बाहरी परत हटाकर उनका प्रयोग करें। छीले जा सकने वाले फलों व सब्जियों को छीलकर ही इस्तेमाल करें। फूल गोभी, पत्ता गोभी, पालक, ब्रोकली, बीन्स आदि सब्जियों को नमक मिले गर्म पानी से धोएं। फलों व सब्जियों को साफ करने के लिए किसी प्रकार के साबुन, डिटर्जेंट अथवा रसायन का प्रयोग बिल्कुल न करें। फलों व सब्जियों के सड़े गले अथवा चोट लगे हिस्से को हटाकर ही उनका प्रयोग करें। सब्जियों के इस्तेमाल से पूर्व 1-2 मिनट तक उन्हें उबलते पानी में रखने से रसायनों के अवशेष धुल जाते हैं। छिलके के साथ खाए जाने वाले फलों को साफ करने के लिए 1 कप पानी में 1 बड़े चम्मच नींबू के रस व 2 बड़े चम्मच बेकिंग सोडा के घोल का प्रयोग करें। 1 कप पानी में 1 बड़े चम्मच नींबू के रस व 2 बड़े चम्मच सफेद विनेगर या सिरका के घोल से भी फलों को साफ कर सकते हैं।